द्वारा करेंगे। तो सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। गीत के द्वारा हम सभी स्वागत करेंगे। फिर एक बार आप सभी का आज के इस सत्र में विशेष स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। आप सभी महान भाग्यवान हो। समझते हो आप सभी महान भाग्यवान है? क्यों महान भाग्यवान है? क्यों महान है? क्यों महान है? कहाँ पे आए हैं? या ऐसे वैसे कोई क्लासरूम या ऐसे ही कोई सत्संग नहीं है ना। ये विशेष स्थान है जहाँ पर परमात्मा के महावाक्यों का उच्चारण होता है, परमात्मा को याद किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है। तो ये विशेष स्थान है। तो इसीलिए आप सभी कौन हो? महान और भाग्यवान हो। तो जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, जोरदार तालियां। और किसके वजह से आप महान भाग्यवान? ये भाग्य आपको किसके वजह से मिल रहा है? किसके वजह से मिल रहा है भाग्य? किसके वजह से? आप जो आगे बैठे हैं विशेष महान आत्माएं, हाँ, जो अंदर देवी है वो आपको यहाँ लेकर आया है। आप ऐसे ही नहीं आए हो, वो विशेष है, वो श्री कृष्ण श्री राधे के जैसा है। तो जोरदार तालियां उसके लिए है ना, वो विशेष महान। नहीं तो देखो ओपीडी में इतने सारे आते हैं, सभी को बताते हैं, यहाँ प्रोग्राम होता है वंशी नमन। फिर हमारे जो माताएं हैं वो बहुत प्यार से फोन भी करते हैं। चलो अभी में वेकेशन चल रहा है, काफी लोग छुट्टियां है, गाँव गए होंगे, लेकिन फिर भी आप ही यहाँ पहुंचे है ना। तो आप सभी विशेष डायमंड हो। डायमंड क्यों कहा? क्योंकि रश कहाँ होती है? गोल्ड के शॉप में होती है कि डायमंड के शॉप में? कहाँ रश होती है? गोल्ड की शॉप में ना। गोल्ड खरीदने वाले तो काफी होंगे, लेकिन आप सब कौन हो? डायमंड। तो और जोरदार तालियां खुद के
संस्कार के बारे में देखेंगे। तो हमारे बीच में 2-3 तरह के लोग हैं, है ना। एक तो जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए भी हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे हैं जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे होंगे, और तीसरे हैं जो ये दोनों नहीं है ना, तो वो यहाँ पहुंचे हैं मेडिटेशन के लिए। तो हम तीनों के लिए बातें करेंगे। तो ये नहीं देखना आजू बाजू में कि थोड़े ही लोग हैं तो हम सही जगह पे पहुंचे कि नहीं। आप बिल्कुल सही राइट जगह पे पहुंचे हो, ठीक है ना। तो सिर्फ अपने लिए सोचना है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। अगले 3 घंटे, है ना, 9 से 1 बजे टाइमिंग होता है, लेकिन फिर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से हम पहुंचते ही और सेशन चालू होता है 10 बजे। 3 घंटे सेशन लेना होता है, तो इसीलिए हमने 9 से 1 बजे रखा है। तो अगले 3 साल 3 घंटे हमारे लिए जीवन को हमारे बदलने वाले होने चाहिए। यहाँ से मैं ऐसा कुछ तो लेकर जाऊंगी कि जिससे मेरा जीवन ही परिवर्तित हो जाए, और हम वो परिवर्तन बने जिसके लिए फिर इस दुनिया ही परिवर्तित हो जाएगी। और उसीलिए भगवान स्वयं इस धरा पर आता है। इस दुनिया को और कोई नहीं बदल सकता। कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कितने भी, कोई भी कंट्री का हो, है ना, वो इस दुनिया को नहीं बदल सकता। इस दुनिया को कौन बदलता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होता हूँ, है ना। और वो फिर क्या करेगा? निराकार है तो उसको मुख भी नहीं है, तो किसी के तन में अवतरित होते हैं और क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, शक्ति बढ़ते हैं हमारे अंदर, हमारे विचारों में वो परिवर्तन करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की। तो आप सभी कौन हो? वो नई सृष्टि को बनाने वाले। जोरदार तालियां कि मैं वो महान जो इस दुनिया को बदलने वाला, कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं करने वाला है, जो कार्य मैं करने वाला हूँ। तो ये कार्य कैसे होता है? कैसे मेरा जीवन परिवर्तित होता है? कैसे मेरे जीवन में वो सुख शांति आती है? तो इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सभी अभी जो आप यहाँ बैठे हैं महान, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप सभी कैसे बच्चा चाहते हैं? कैसे बच्चा चाहते हैं? चलो 4 लोग हैं, पहले 4 लोग बताएंगे कैसे बच्चा आप चाहते हैं। कैसे होना चाहिए आपका बच्चा? क्या चाहते हैं? नेता जैसा होना चाहिए। हाँ, नेता जैसा होना चाहिए। कौन से नेता? अभी के नेता? तो कौन से नेता होने चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद के जैसा? ओके, हाँ, तो स्वामी विवेकानंद के जैसे आध्यात्मिक भी हो, है ना, जो स्वयं को जाने, जो आध्यात्मिकता को जाने, है ना। तो वैसे आप कैसे बच्चा चाहते हैं? हेल्दी, स्पिरिचुअल और माइंडफुल होना चाहिए। हेल्दी, स्पिरिचुअल और माइंडफुल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। हेल्दी वाला WWF वाला खाली ऐसे वाला कौन सा हेल्दी चाहिए? तो फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली और इमोशनली हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्दी बच्चा चाहते हैं, पीसफुल, माइंडफुलनेस हो उसका, और वो स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आप कैसा बच्चा चाहते हैं? आध्यात्मिक बच्चा चाहते हैं। आध्यात्मिक माना क्या समझते हैं आप? क्योंकि अभी वो सुन रहा है ना, वो सोच रहा है कि मम्मा बोल रही है आध्यात्मिक माना क्या? आध्यात्मिक माना क्या चाहती है मम्मा? मैं क्या बनूं? माना क्या चाहते हैं? आध्यात्मिक कैसे होंगे? आध्यात्मिक माना वो इतने एम्पावर्ड होंगे मेंटली, इमोशनली, कोई भी चैलेंजेस आए तो उसको वो फेस कर सकते हैं, वो स्टेबल रह सकते हैं, है ना। चाहे एग्जाम में फेल हुआ तो भी वो स्टेबल रह सकता है, मेंटली, इमोशनली एम्पावर्ड होना चाहिए। आप कैसे बच्चा चाहते हैं? सबसे जरूरी है निरोगी, हेल्दी। हाँ, हेल्दी हो और सुदृढ़ हो, अच्छा। हाँ, अच्छा सुदृढ़ हो और बस। अच्छा चलो ठीक है, अभी हम आपको कुछ थॉट्स देते हैं, फिर शायद आप और क्लैरिटी आएगी कि आप कैसा बच्चा चाहते हैं। तो सभी कंफर्टेबल रिलॅक्स होकर बैठ जाए। साक्षी इकडे बसो, तो तिथे बस, कारण मेडिटेशनचं म्युझिक वगैरे मध्ये मध्ये आवाज लागेल ना। तुम्ही ह्या चेअरवर बसा आणि तर आपण इकडे बसू, इकडे इकडच्या चेअर, ती सपनासाठी चेअर आहे, स्पेशल चेअर है। तो सभी रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, आंखें बंद। जो जो थॉट्स मैं देती जाऊंगी
उसे आप विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। अब अपने बच्चे को देखें जो गर्भ में पल रहा है, उस बच्चे को नहीं। साल के बाद जो बेबी हम सबके बीच में होगा, उस बच्चे को देखेंगे सभी, बेटा हो बेटी हो। देखे घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, नेता हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेगा, देखे सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उस समय उसकी मनस्थिति कैसे है। किसी से कुछ गलती हो जाती है तो उस समय उसका व्यवहार कैसा है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सभी आंखें खोलेंगे। दिखाई दिया कुछ आप सभी को? 20 साल के बाद कुछ देखा? कैसा है उसका व्यवहार सभी के साथ? घर में कैसे व्यवहार है? सभी से खुशी से प्यार से बात कर रहा है? कैसा है? पूरा समय वो खुश रहता है या 90% टाइम खुश है और 10% टाइम दुखी है, रो रहा है, मूड ऑफ है, नाराज है? ऐसे कैसे दिखाई दिया? कैसे है? सदा खुश। कोई कैसे भी व्यवहार कर रहा है, कैसे भी परिस्थितियां है, हाँ, घर में कोई कैसे भी कुछ भी बात कर रहे हैं, फिर भी कैसे रह रहा है? स्माइलिंग, है ना? सदा हैप्पी, सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी, सदा खुश। कोई प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? बहुत प्यार से बात कर रहा है। तो सभी के साथ प्यार से व्यवहार कर रहा है, लविंग। कोई कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन ये देने वाला है ना? सदा इसका नेचर कैसे है?
गिविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है। किसी से गलती हो जाती है तो गलती क्यों हुई वो प्यार से समझा रहा है ताकि वापस वो गलती रिपीट ना हो, लेकिन उसको माफ करने वाला, फॉरगिविंग है ना। क्राइस्ट ने कितना सूली पे चलाया लेकिन फिर भी क्या कहा, गॉड फॉरगिव देम, है ना, उन्हें माफ करो, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे माफ करने वाला मदर तेरेसा ने कितना प्यार किया। डस्टबिन में जो बच्चों को, है ना, जो लोगों को, है ना, लेप्रोसी के लोगों को घर वालों ने फेंक दिया था, उनको निकाला और उनको प्यार किया। ऐसे लविंग नेचर। तो यदि हमारे बच्चे ऐसे लविंग नेचर हो, यदि गिविंग नेचर हो, केयरिंग नेचर हो, जो सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी, कैसे श्री कृष्ण के जैसा। श्री कृष्ण के जीवन में चैलेंजेस थे कि नहीं थे चैलेंजेस? आपको लगता है हमारे जीवन में उससे ज्यादा चैलेंजेस है? श्री कृष्ण पैदा ही नहीं हुआ था तभी से उसके जीवन में चैलेंजेस थे। कंस मामा बैठा था कभी ये बच्चा पैदा होगा और इसको मैं खत्म करूंगा। गांधारी ने श्राप दिया फिर भी स्माइलिंग नेचर, है ना, तेरे कुल का नाश हो, बोला क्या, रोने लगा, ऐसे किया, गुस्सा किया नहीं, कैसे था, सदा स्माइलिंग। देखो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर, पॉलिटिशियंस, नेता, जो भी हो, तो कितने सारे तो बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना। जो पैदा हुए हैं तो वो तो कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन वो कैसे बनने चाहिए उसको कभी हम शेप कर सकते हैं। कोई कुम्हार होता है, पॉटर, वो जब पॉट बना रहा है तभी हमें उसको शेप दे सकते हैं। एक बार पॉट बन चुका, फिर आपने कहा नहीं मुझे ये पॉट का शेप अच्छा नहीं लगता, चेंज कर सकता है क्या? जो मिट्टी गिल्ली है ना, तब उसको आप जो शेप करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, बेबी को 20 साल के बाद देखो। मैं बोल सकती थी ना अभी गर्भों में उस बच्चे को देखो, लेकिन मैंने क्या कहा, 20 साल के बाद। 20 साल के बाद क्या होगा, वो पॉट रेडी हो जाएगा। अभी वो पॉट को शेप देने का समय है। अभी मई मंथ चालू होगा ना, अभी अप्रैल में ही मैंगोज आना चालू होता है। सभी को कौन से मैंगोज अच्छे लगते हैं? हापुस, है ना, सभी को हापुस का मैंगो चाहिए, अल्फांसो मैंगो। अभी आपने मुझे आम लाके दिए, मैंने बोला सिस्टर को सपना जाओ मैंगो लेकर आओ, उसने लाकर दिए मैंगो। और फिर मैंने कहा नहीं चेंज, मुझे ये मैंगो अच्छे नहीं लगते हैं, आप अल्फांसो मैंगो लेकर आओ। हमारा यहाँ फार्म हाउस है तो वहां से वो लेकर आए। तो उसने बोला मैडम आपने यही तो बीज डाले थे, यही तो पेड़ है सारे, अभी मैं कहाँ से मैंगो लेकर आ सकती हूँ? लेकर आ सकती है क्या? अभी कुछ चेंज कर सकते हैं? बीज लग गया, पौधा आ गया, फल आ गए, और अभी मैं कहती हूँ कि फल चेंज करो, पॉसिबल है? तो ऐसे ही है, अभी जब वो बेबी अंदर है तभी हम उसको जो चाहिए वो शेप दे सकते हैं। और कितना समय हमारे पास होता है, फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ। 1-2 महीने का नहीं, कितना, 1-2 दिन का नहीं, फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ। ये साइंस ने प्रूव किया। फर्स्ट 1000 days कहाँ से आए? इंट्रा-यूट्राइन पीरियड 9 months। 9 months is equal to 270 days प्लस पोस्ट डिलीवरी 2 years। 365 प्लस 365 कितने हो जाते हैं? ये हो जाता है 1000 days। इस समय उसको आप जो शेप देना चाहते हो ना, आप दे सकते हैं, जो शेप चाहिए आपको वो दे सकते हैं, क्योंकि इस समय उसकी कैचिंग पावर, उसकी रिसीविंग पावर हाईएस्ट है। 100% एब्सॉर्प्शन, जो कुछ उसके आजू बाजू में हो रहा है ना वो उसको एब्सॉर्ब कर रहा है। इसीलिए हम कुछ भी करें, घर वाले ऐसा करते हैं, सासू माँ ऐसे करती है, ये फादर इन लॉ ऐसे करते हैं, ये हस्बैंड है, ये समझते ही नहीं है, जो भी है। लेकिन आप नाराज हुए, आपका मुराफ हुआ, आपने गुस्सा किया, ये सारा बेबी तक जाने वाला है। और इसमें रिसर्च हुआ, हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया 2014 में, आज से 10 साल पहले। उन्होंने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे। अभी इनको क्या करना था इस रिसर्च में, जो बॉम्बे में बैठा वो साइंटिस्ट था, उसको जो फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। अभी इन दोनों के ब्रेन को इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। जैसे अभी आपका हार्ट कैसा है वो जानने के लिए डॉक्टर्स क्या निकालते हैं, ईसीजी,
इसी वजह से हमें पता चलता है कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो वैसे ही हमारी सोच क्या चल रही है वो हमें कैसे पता चलता है। आपके ब्रेन को हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे और ईईजी निकालेंगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो पता चलेगा आपकी सोच में क्या है। तो वैसे दोनों के इलेक्ट्रोड्स लगाए थे और वो जो ग्राफ निकल रहा था वो मॉनिटर पे दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे। तो क्या देखा, जो दोनों ग्राफ पे, दोनों मॉनिटर पे सेम ग्राफ दिखाई दिया। जो बॉम्बे में ग्राफ दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में। और फिर साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट, माइंड टू माइंड कनेक्शन एग्जिस्ट। आप जो बॉम्बे में बैठकर सोच रहे हैं वो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में। तो मम्मा जो यहाँ बैठकर सोचेगी वो यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस है, बस इतना ही डिस्टेंस है। अभी कोई भी माँ, कोई भी पिता, कोई भी सासू माँ, मतलब मान लो बच्चे के दादा दादी नाना नानी, कोई भी अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए बुरा सोचेंगे क्या, कोई नहीं सोचने वाला। लेकिन अपने सासू माँ के लिए क्या सोच रहे हैं, दादाजी के लिए, उस फादर इन लॉ के लिए क्या सोच रहे हैं, हस्बैंड के लिए क्या सोच रहे हैं, हमारे जेठानी है उसके लिए क्या सोच रहे। जो कुछ यहाँ चलेगा वो यहाँ पहुंचने वाला है। आप ये नहीं बोल सकते अभी बंद कर दो, है ना, आप, मैं आपके लिए नहीं सोच रही हूँ, मैं तो सासू माँ के लिए सोच रही हूँ। ऐसे कोई फिल्टर नहीं है वहां पे कि वो फिल्टर होके जो नहीं चाहिए वो नहीं जाएगा। जो कुछ इस थॉट बॉक्स में चलेगा वो इसके थॉट बॉक्स में चला जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है वैसे ही बेबी का सॉफ्टवेयर बनेगा इनवॉलेंटली, उसका आपके पास कंट्रोल नहीं है, वो वैसा उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। और जैसे उसका सॉफ्टवेयर होगा वैसे उसका हार्डवेयर बनेगा, उसका हार्डवेयर उस अनुसार बनेगा। तो अभी यहाँ पे आपने गुस्सा किया, आप नाराज हुए, आपने मूड ऑफ किया, क्या होगा, वो उस तक पहुंचेगा। और एक एक जो ये गुण है, ये शक्ति है, ये एक एक ऑर्गन को एनर्जी देती है ना। कौन सा गुण कौन से ऑर्गन को एनर्जी देता है वो हम बाद में देखेंगे। जैसे सिंपल, जब भी आप गुस्सा करते हो तो क्या होता है, आप हाफना चालू करते हैं, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। फिर आप लोग क्या बोलते हो, अभी आप सब लोग चले जाओ, अभी मुझे शांति से बैठने दो। तो क्या होगा, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब क्या, शांति, पीस किसको एनर्जाइज कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जाइज कर रही है। तो बेबी का जो ऑर्गन्स डेवलप हो रहा है, लंग डेवलप हो रहा है, बाय बर्थ अपने उसको एनर्जी कौन सी दी, अच्छी एनर्जी देंगे तो अच्छा ऑर्गन डेवलप होगा। ऐसे एक एक अंग बच्चे का डेवलप होगा। तो आप सभी बोल रहे थे ना, हम सभी फिजिकली हेल्दी में भी चाहते हैं, लेकिन उस फिजिकल हार्डवेयर के लिए भी एनर्जी सॉफ्टवेयर कौन सा है ये हमने नहीं जाना। हमने सिर्फ कहा कि हमें हेल्दी बेबी चाहिए, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए भी, इसीलिए क्या कहते हैं, मन तंदुरुस्त तो तंदुरुस्त। और यहाँ तो बच्चे का शरीर का निर्माण हो रहा है, तो वो पूरा जीवन यदि आप चाहते हो हेल्दी रहे तो क्या करना होगा, हमें इस सॉफ्टवेयर का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप सभी ने बहुत प्यार से कहा, जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं पीसफुल बेबी हो, है ना, आपने कहा स्पिरिचुअल बेबी हो, आपने कहा आध्यात्मिक बेबी हो, आपने कहा फिजिकली हेल्दी बेबी हो। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये भी थोड़ा सा डिफाइन करना होगा ना। आप सभी ने कहा तो सही कि हम ऐसा ऐसा बच्चा चाहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पीसफुल हो, शांत हो, है ना, शांत, पीसफुल के लिए हमारे सामने कौन सी चित्र सामने आता है, गौतम बुद्ध, है ना, कितना माइंडफुलनेस, कितना serene, कितना शांत। तो आप यदि ऐसा बच्चा चाहते हो तो क्या करेंगे, बताओ, कौन सा नीचे मेडिकल स्टोर में जाकर बोलेंगे, वो पीस वाला सलाइन भी दो, वो पीस वाले कैप्सूल्स है वो भी दो, वो पीस वाला प्रोटीन पाउडर भी दो, वो पीस वाले टैबलेट्स भी दो, मैं पीसफुल बच्चा चाहती हूँ। पॉसिबल है? तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सब जरूरी है ना, टैबलेट, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन पाउडर, ये सारा जरूरी है। किसके लिए, ताकि मदर का फिजिकल हेल्थ ठीक हो, जिससे हमारा बेबी का फिजिकल हेल्थ ठीक होगा। लेकिन अभी आप सभी ने कहा कि हम पीसफुल बच्चा चाहते हैं,
हम हैप्पी बच्चा चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? कौन सा प्रोटीन पाउडर कैप्सूल लेंगे बताइए? उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बताइए क्या करेंगे? कैसे होंगे ऐसे बच्चे? खुद ही पहले पीसफुल होना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले क्या होना होगा? हमें ही बनना होगा। हम चाहते हैं पीसफुल बच्चा, और मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, बुरा हो रहा है, डिस्टर्ब, कभी कभी इरिटेट, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, सासू माँ है, हस्बैंड है, जिनके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं। तो क्या होता है? फिर हम नाराज होते हैं। अभी सामने बेड है या दूसरे है जो हम उल्टा कुछ नहीं बोल सकते, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं? गुस्सा निकालते हैं। होता तो वही हमारा ही डिस्टर्बेंस है। तो ये सब क्या है? मेरे ही कमजोर मन की रचना है ना। सामने वाले ने कुछ कहा। प्रॉब्लम्स कब होते हैं? हम कभी अशांत होते हैं। एक तो हम जो चाहते हैं वो सामने वाला नहीं करता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर सोचते अरे ये इनको इतना भी नहीं समझता, मैंने शादी ही क्यों की थी ताकि ये मुझे हेल्प करे, लेकिन ये इतना भी नहीं समझ रहे। तो क्या हो गया? मन अशांत, मन दुखी, क्योंकि अभी बोल तो नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं तो इरिटेट, फिर गुस्सा, नहीं तो फिर क्या? फिर अंदर ही अंदर रो रहे, बाहर नहीं रो रहे हैं, अंदर ही रो रहे। लेकिन इससे होगा क्या? वो सब कहाँ जाने वाला है? आप नहीं चाहते। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता है, लेकिन जा रहा है बेबी को, फिर बेबी बाहर आएगा, वो भी ऐसे ही रोएगा, चलेगा आपको? तो अभी क्या करना होगा? फिर हमें वो टेक्निक सीखनी होगी। कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे क्या करना है? अभी आप सभी चाहते हैं मेरा बच्चा है ना शक्तिशाली हो, माँ दुर्गा है ना, शिवाजी महाराज, लेकिन मम्मा ऊपर से चिपकली करती है और डर जाती है, और फिर कैसे चाहिए मुझे मेरे बच्चे झांसी की रानी, और मम्मा को चिपकली गिर गई। तो ऐसे बच्चे होंगे क्या? नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि वो बहुत है ना, बहुत प्यारा बच्चा हो, मदर तेरेसा जैसा प्यार करे, और हमारा प्यार हम सभी को बोलते हैं आप हमसे प्यार से बात करो, तो फिर वो प्यार कहाँ से आएगा? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे बच्चा हम चाहते हैं वैसे पहले किसको बनना होगा? माँ को बनना होगा। और ये सारा नया है क्या? ये कुछ साइंस बता रहे हैं? ये सारा हमारे इंडियन कल्चर में पहले से था। हम सभी को ये स्टोरीज पता है ना। अभिमन्यु ने कहाँ सीखा था चक्रव्यूह भेदना? चक्रव्यूह है ना, इतना डिफिकल्ट टास्क, लेकिन कहाँ सीखा? गर्भ में ही सीखा। लेकिन बाहर कैसे आना है पता नहीं था, क्योंकि फिर अर्जुन जब सुना रहा था, सुभद्रा सो गई, उसको लगा कि अभी ये सो गई, अभी मैं इसको क्या बताऊं। तो ये एक स्टोरी तो आप सभी को पता है, लेकिन ऐसे काफी सारे स्टोरीज हैं। जैसे प्रहलाद के बारे में आप सभी ने सुना होगा या नहीं, यहाँ पे हमने अभी वीडियो दिखाया था। तो प्रहलाद जो है वो प्रहलाद किसका बच्चा दिखाया है? प्रहलाद किसका बच्चा दिखाया है? हिरण्यकश्यप है ना, राक्षस का बच्चा। राक्षस हम किसको कहते हैं? जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होते हैं, सब नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रहलाद जो है वो कैसे हुआ? विष्णु भक्त हुआ। क्यों विष्णु भक्त हुआ? जब मम्मा प्रेग्नेंट थी तो उसको बंदिश करके इंद्र ने नारद मुनि के आश्रम में रखा था। अभी नारद मुनि क्या करते थे? जब प्रवचन करते थे, उसको कुछ सुनाते थे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी सो जाती थी। और जैसे ये सो गई, आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पे देखना, और अंदर से आवाज आती है नारायण ओम शांति। तब उसको नारद मुनि को समझ में आता है कि माँ सो गई है लेकिन ये जाग रहा है। तो जो अर्जुन ने गलती की वो ये नहीं करते नारद मुनि, और इसीलिए वो जितना पढ़ता है, तो इसलिए प्रहलाद को क्या दिखाया है? विष्णु भक्त। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? अभी इससे क्या समझ आती है कि जो कुछ उसके आजू बाजू में हो रहा है, अभी यहाँ राक्षस माना निगेटिव प्रवृत्ति। अभी हम क्या बोलते हैं कि क्या करें, हमारे खानदान में ही डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, तो मेरे बच्चे को मुझे होगा, ऐसे हम बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या पता चलता है? जीन्स क्या थे? जीन्स पूरे निगेटिविटी के थे, लेकिन उसके बावजूद वो पॉजिटिव कैसे हुआ? तो एनवायरमेंट का भी असर होता है। माँ का तो असर हो रहा है, लेकिन एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी है। तो जितना मम्मा पॉजिटिव रहेगी, वातावरण पॉजिटिव होगा, तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं, दोनों प्रकार के जीन होते हैं, एक पॉजिटिव जीन्स, एक नेगेटिव, एक डिसीज कॉजिंग होते हैं, एक डिसीज प्रिवेंटिव।
एक होता है जिससे हमें बीमारियां होगी, एक होता है जिससे हमें बीमारियां नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे है। यदि मेरी लाइफस्टाइल पॉजिटिव है, हम बहुत खुश रहते हैं, सात्विक शाकाहारी भोजन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होगा, मेरे जो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स है वो ओपन अप हो जाएंगे। माना मुझे बीमारियां नहीं होने के जीन्स खुलेंगे, बीमारी होने के जीन्स स्विच ऑफ होंगे। इसको कहते हैं इपिजेनेटिक्स, है ना। एक होता है हार्डवेयर, जीन्स है, लेकिन वो ओपन होना सॉफ्टवेयर है, वो डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो हमारी लाइफस्टाइल क्या है, जनरली हम लाइफस्टाइल बोलते हैं तो क्या आता है हमारे सामने कि हम डाइट क्या लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये आता है। लेकिन लाइफस्टाइल किसको कहेंगे, ये लाइफ, ये शरीर जो है ये जड़ है, लाइफ क्या है, ये जो है इसकी स्टाइल क्या है। क्या हम सदा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, प्यार से भरपूर है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, यदि हमारे खानदान में भी प्रॉब्लम्स है फिजिकल लेवल पे भी, तो वो भी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। मतलब ये सारी कहानियों से हमें साइंटिफिक उसका बेसिस देखना है। तो प्रहलाद के केस से हमें क्या पता चलता है, भले सब कुछ निगेटिव होगा तो भी हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। फिर अष्टावक्र के बारे में शायद आप सभी ने सुना नहीं होगा। अष्टावक्र की जो मम्मा थी सुजाता, वो चाहती थी मेरा बच्चा जो है ना वो इंटेलिजेंट हो, तो वो क्या करती थी, वो अपने पापा के क्लासेस में भी प्रवचन में जाकर बैठती थी और हस्बैंड के भी प्रवचन में जाकर बैठती थी। अभी जो हस्बैंड थे ये बहुत होशियार थे, लेकिन कैसे थे, एरोगेंट थे, बहुत गुस्से वाले थे। तो कभी कभी क्या होता था कि वो कुछ गलत बोलते थे, जैसे अभी मैं प्रवचन कर रही हूँ, अभी कुछ गलत बोला, जो बेबी अष्टावक्र छोटू है गर्भ के अंदर, वो बहुत इंटेलिजेंट था ना, पैदा होने से पहले ही, तो वो कैच कर लेता था और वो तुरंत है ना गलत बोला, है ना, ऐसे करता था। और पापा को जैसे उसने कहा तुरंत गुस्सा आता था। और फिर पहले वाले ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप देते थे, सोचते भी नहीं है थे कि ये मेरा ही बच्चा है, और कहते ऐसे 8 टाइम्स हुआ। और इसका इफेक्ट क्या होगा, उतनी निगेटिविटी से उसके बॉडी के ऊपर 8 कर्व्स आ गए, माना आसपास की निगेटिविटी। यहाँ हमें क्या समझ लेनी है कि जो मम्मा है, तो चलो ये स्टोरी पहले कंप्लीट करते हैं। ये निगेटिविटी जो है, तो उस निगेटिविटी से इतना बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ गया, लेकिन उसने इतने अच्छे अच्छे क्लासेस सुने थे, तो वो बहुत इंटेलिजेंट भी हुआ। मेडिकली साइंटिफिकली हम इसको कहते हैं हाई लेवल सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। तो अभी आगे चलकर इन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये जो कर्व्स थे, फिजिकल डिफेक्ट, इसको भी करेक्ट किया, और फिर वो बहुत हैंडसम स्मार्ट दिखते हैं थे। तो उनका एक टेम्पल भी है साउथ में, है ना, अष्टावक्र जी का। और पता है ना, ये आगे चलकर इतने इंटेलिजेंट है, राजा जनक के भी गुरु है। तो आप समझ सकते हैं जो राजा जनक विदेही, उनके भी ये गुरु हुए, तो ये कितने इंटेलिजेंट हुए होंगे। तो इससे हमें क्या समझ लेनी है कि सिर्फ मम्मा का इफेक्ट नहीं हो रहा है, जो पापा लोग यहाँ बैठे हैं, तो जो पापा की सोच चल रही है, जो हमारे घर में दादा दादी नाना नानी, इसीलिए हम कहते हैं गर्भ संस्कार के क्लासेस में सिर्फ मम्मा को नहीं आना है, पूरे फैमिली को आना है, जितने भी आपके घर में मेंबर्स है। तो नेक्स्ट मंथ, एवरी मंथ ये सेशन होता है, आप नेक्स्ट मंथ लेकर आ सकते हैं, या मेरे रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे है, वो आप उनको सुना सकते हैं। तो हर एक की सोच का असर जो है वो बच्चे के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा असर किसका होगा, मम्मा का, क्योंकि मम्मा के साथ ही वो रहेगा 24/7, तो उसका तो 100% असर होगा। बाकी घर वाले जब मम्मा उनके सामने है तब असर होगा। तो इसलिए हमें इन सभी बातों को समझना है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है मम्मा के जो विचार है, मम्मा के जो आचरण है, मम्मा का जो आहार है, मम्मा का जो व्यवहार है, वो सभी का असर कहाँ हो रहा है, बेबी के ऊपर। तो यदि हम बेबी डिजाइन करना चाहते हैं, सुपर बेबी, तो पहले क्या करना होगा, पहले मम्मा को सुपर मॉम बनना होगा। तो हमने ये बहुत प्यारा सा जर्नल बनाया हुआ है। तो उस जर्नल में ये सारे एक्टिविटीज, ये वैसे अमेज़न पर अवेलेबल है, इसमें सारे एक्टिविटीज होते हैं कि कैसे हमें बेबी को सुपर मॉम, बेबी डिजाइन करने के लिए सुपर मॉम डिजाइन करना है। तो ऐसे जैसे ये अभी वैल्यू बेबी चार्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें जैसे अभी हम चाहते हैं कि हमारा बेबी आज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, विजुअलाइज करना होगा कि माय बेबी इज आज
हैप्पी, एज स्माइलिंग एज श्री कृष्ण। मतलब आप बनोगे नहीं, आप ऑलरेडी हो, आप श्री कृष्ण के जैसे सदा खुश रहने वाले हो, आप माँ दुर्गा के जैसा शक्तिशाली हो। तो यहाँ हमने ऑल्टरनेट दे दिया है, देखो एक फीमेल एक मेल, एक फीमेल क्योंकि वो बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, तो वो हमें ये नहीं सोचना है मुझे बेटा चाहिए, या कोई सोचते हैं कि चलो मुझे बेटी चाहिए। तो क्या होता है, आपने सोचा बेटी चाहिए, चलो अच्छा है, क्योंकि काफी लोग फिर भ्रूण हत्या भी करते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या, हमें वो नहीं करना है। लेकिन बेटी है ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि मान लो बेटा है तो उसको अंदर ही रिजेक्शन फीलिंग मिलती है, वो सोचता है कि ये तो और किसी का इंतजार कर रहे हैं। और अभी बेटा पैदा होने के बाद ऐसे नहीं कि आप प्यार नहीं करेंगे, आप प्यार करेंगे, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है वो अंदर से ही चालू हो जाता है। हमने कितने सारे केसेस प्रैक्टिकल में देखे हैं, बेटा है माँ प्यार करती है, लेकिन उनका बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। फिर जब हम उनको पूछते हैं कि आप प्रेगनेंसी के समय क्या थॉट्स क्रिएट करते थे, क्योंकि उनके घर में पहला बेटा है, तो नेचुरली हर कोई चाहता है मेरी फैमिली कंप्लीट हो, बेटा है एक बेटी हो, इसके लिए हम सोचते हैं, लेकिन उसको वो रिजेक्शन फीलिंग मिलता है। तो ये भी हमें नहीं सोचना है, जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, उसको ये सभी वैल्यूज से वो भरपूर होना चाहिए, इसलिए वैल्यू चार्ट। तो हमें ये सारा जो भी आप चाहते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे देखो माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि दादी जानकी जी का यहाँ पे फोटो है, माय बेबी इज एज मोस्ट स्टेबल माइंड एज दादी जानकी जी, आप यहाँ देख रहे हैं। वहाँ पे 3rd नंबर जो है वो हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे। 2020 में जब कोविड हुआ तभी उन्होंने 105 साल में शरीर छोड़ा। दादी जी के ऊपर रिसर्च किया गया था टेक्सास में 1978 में, और इस रिसर्च में काफी सारे लीडर्स अक्रॉस इंडिया से स्पिरिचुअल लीडर्स आए थे। जो मैंने ईजी की बात की तो वैसे ही इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, काफी सारे क्वेश्चंस उनको पूछे गए, सभी टाइम है ना, हर समय दादी जी मोस्ट स्टेबल रहे। कैसे पता चलता है, डेल्टा वेव्स जो हमारी गहरी नींद में होते हैं, हमेशा उनके वेव्स वैसे रहे, तो इसीलिए उनको क्या अवार्ड दिया गया था, डेल्टा वुमन इन दी वर्ल्ड या मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड। जोरदार तालियां हमारे दादी के लिए एक बार देखो, आप कितने भाग्यशाली हो, आपको दादी से ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो जो बच्चे यहाँ आ रहे वो विशेष बच्चे हैं कि दादी आप सभी को ब्लेसिंग दे रही है। तो हमें तो ये सारा ऐसे बच्चों में आना चाहिए। तो हमने क्या कहा, पहले मम्मा को बनना है, तो मम्मा को विजुलाइज करना है कि मैं कैसी हूँ, आई एम मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड। खुद को बताना है कि मैं वैसी हूँ, और बेबी को भी अंदर बताना है आप भी मोस्ट स्टेबल है। हाथ लेके हाथ रख के उसको बताना है कि आप भी दादी के समान मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड हो, आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट हो। ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे इंटेलिजेंट बेबी चाहिए, तो ओसामा बिन लादेन भी तो इंटेलिजेंट था, है ना, तो उसको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि आपको कैसे इंटेलिजेंट बेबी चाहिए, आप स्पिरिचुअल हो जैसे स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ ये सारे एक रेफरेंस के लिए दिया, आपको जो जो वैल्यूज चाहिए आप बैनर बना सकते हो, फ्लेक्स पे लगा सकते हो, बड़ा फ्लेक्स लगा सकते हो, या इस बुक में है, इस बुक को आप देख सकते हो। और अभी ये सारा कब विजुलाइज करना है, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही विजुलाइज करना है। क्यों? क्योंकि जो जो हम ये चाहते हैं प्रोग्रामिंग करना, ये प्रोग्रामिंग कहाँ होता है, हमारे सुषुप्त मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जागरूक मन से हम सभी जानते हैं कि मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे प्यार से रहना है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसे आती है, लोगों का व्यवहार कुछ होता है और फिर हम गुस्सा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग चेंज कहाँ होती है, सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड कब जागरूक होता है, जब हम रात को सोते हैं, तभी सोने जाते हैं तो हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है और सुबह उठते ही थोड़ा समय के लिए जागरूक रहेगा। इसलिए का ब्लॉटिंग पेपर, सुबह सुबह अपने जो भी ब्लॉटिंग पेपर पे आपने कुछ डाला, भरपूर हो गया, फिर बाद में आप कुछ डालेंगे तो वो एब्सॉर्ब करेगा क्या, नहीं। तो हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही है। सुबह सुबह आपने उसमें सब पॉजिटिविटी डाल दी, फिर उसके बाद भले आपने कुछ भी न्यूज सुना ये वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन सुबह सुबह उसमें कोई निगेटिविटी नहीं डालनी है, क्योंकि बाद में वो एक बार एब्सॉर्ब हो गया, आपने पॉजिटिव डाला तो भी वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा।
तो सुबह सुबह हमें उठकर न्यूज़पेपर, टीवी ये सारा नहीं, सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य या अच्छा अच्छा कुछ सुनना है, पढ़ना है, जिससे क्या होगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें वो पावरफुल हो जाता है। तो ये सारा हमें कभी करना है, तभी ये सारा आप विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, फिर ये ऐसे इसमें सारे एक्टिविटी बेस्ड जर्नल है, तो इसमें आपको सारा लिखना है कि आप कैसे हो, ऑलरेडी बताना है कि यू आर एज पावरफुल एज माँ दुर्गा, यू आर एज इंटेलिजेंट एज एपीजे अब्दुल कलाम। और फिर मम्मा के लिए भी सुपर मॉम बनना है कि मम्मा भी कैसे है, मम्मा भी शक्तिशाली है जैसे माँ दुर्गा, मम्मा भी नॉलेजफुल है, ज्ञान स्वरूप है जैसे माँ सरस्वती। तो ऐसे करने से क्या होगा, पहले तो मम्मा वैसे बनेगी और धीरे धीरे फिर क्या होगा, बेबी वैसा बनेगा। तो ये सारा इस जर्नल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वो चार्ट्स को देखेंगे और वो सारे वैल्यूज हमारे अंदर लेकर आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 1000 डेज में ये सारा हमें करना है ना। अभी किसी का 9 मंथ चल रहा होगा तो हम उनको लगेगा अरे अभी मेरा तो समय गया, नहीं, अभी भी पोस्ट डिलीवरी 2 ईयर्स हमारे पास है। लेकिन होता क्या है, काफी बार देखा जाता है सभी मोबाइल लेकर बैठते हैं। तो हमें ऐसे नहीं, मैं बोल रही हूँ मोबाइल नहीं लेना है, एक तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि उसके रेडिएशन के इफेक्ट होंगे, थोड़ा समय के लिए ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ इंस्टाग्राम रील्स ये सारा नहीं करना है। जो बहुत पॉजिटिविटी की बातें हैं वो हमें लेना है, क्योंकि हमें जो बना ये सोशल मीडिया का है ना, हमें बहुत वेलनेस को अडॉप्ट करना है, जो उसमें से अच्छी बात है वो लेनी है, नहीं तो सब कचरा भर रहा है। उससे क्या होगा कि टेंशन और बढ़ रहा है, पहले से हमें और टेंशन है और कुछ टेंशन की बातें हम ले रहे हैं। उससे क्या होगा, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस का असर किसके किसके ऊपर होगा, एक तो मम्मा के ऊपर होगा, दूसरा क्या होगा, जो गर्भ में बेबी पल रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है। जब भी आप गुस्सा करेंगे, नाराज हो रहे हैं, मूड ऑफ हो रहे हैं, जैसे मैंने एक जीन्स की बात की, दूसरा क्या होता है हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी माइंड स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड। जब भी आप खुश रहते हैं तो क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। आपके जो एंडोर्फिन्स है वो रिलीज होंगे। आपने गुस्सा किया, इरिटेट हुए तो आपके शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। नेगेटिव हार्मोन्स माना एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका काम क्या है, ये ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं। नेचुरली आपका ब्लड सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा। अभी पूरा बेबी अंदर है तो बेबी को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो कम हो रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो क्या क्या होगा बताइए, बेबी की ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, उसका वेट ठीक से नहीं बढ़ेगा, उसके बाजू में जो पानी की मात्रा है वो पानी की मात्रा ठीक से निर्माण नहीं होगी। पानी की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसको ऑक्सीजन भी वो ठीक से नहीं मिलेगा। अभी जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तब उसके मोशन की जगह है वो खुल जाती है। नहीं तो 9 मंथ्स बेबी अंदर कभी पॉटी नहीं करता है, वो पेशाब करता है, पानी पीता है, ये सब चलता रहता है। अभी आपने काफी बार सुना ना कि डॉक्टर ने कहा कि इसका हार्ट बीट कम हो रहा है, इसने पॉटी किया, अभी सीजर करना पड़ेगा। फिर कभी कभी उस बेबी को एनआईसीयू में भेजना पड़ता है, कभी उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या, आपके वजह से आप तो सफर हो रहे हो, आपको क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि जो हार्मोन्स है वो क्या करेंगे, नेगेटिव हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, हमारे हार्ट बीट को बढ़ाएंगे, हमारे लंग्स को, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएंगे। ये सब इनवॉलेंटरी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके कंट्रोल में क्या है, उस समय आप क्या सोच रहे हो, ये आपके कंट्रोल में। एक बार आपने सोचा, वो वहां से अपने एरो निकल गया, फिर यहाँ सारा फिजिकल लेवल पे वो अपने आप ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम, जब हम ऐसे सब करेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट होती है। तो 3 लेवल पे विशेष अफेक्ट होता है। जो हम सोचते हैं उससे क्या होगा, हार्मोन्स, उससे जीन्स अफेक्ट होंगे और इम्यून सिस्टम। और सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बेबी के ऊपर भी उसका असर हो रहा है। तो आप ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको डायबिटीज होगा, बेबी के अंदर वेट ठीक से नहीं बढ़ेगा, जिसको हम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, ओलिगोएड्रेमिनस कहते हैं। डिलीवरी के समय ऐसे जो कमजोर बच्चे हैं उनको डिलीवरी के समय तकलीफ होती है, डिलीवरी के बाद उनको कभी कभी एनआईसीयू में रखना पड़ता है। फिर ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तभी भी उनको प्रॉब्लम्स रहेगा, उनके वैल्यूज उनमें अच्छे से आए नहीं है, क्योंकि मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही थी, गुस्सा कर रही थी। तो बच्चे भी वैसे ही होंगे, जैसे मम्मा होंगी वैसे ही बच्चे होंगे। और साइंस ने ये प्रूव किया कि ये ऐसे जो बच्चे हैं
जो स्ट्रेस को एक्सपोज हुए थे, इनको आगे चलकर फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, माना आगे चलकर ऐसे बच्चों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, डिप्रेशन, ये सारा होने की संभावना ज्यादा होती है। आज देखो बच्चे एक जगह शांति से नहीं बैठते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अभी आप थोड़ा सा सीन सामने लेकर आओ, आप टीवी के सामने बैठे हो, आपके हाथ में रिमोट है, 2 मिनट में कितने बड़ा कितने बार चैनल चेंज कर रहे हो, बाहर में बड़ा बेबी अंदर, बाहर आने के बाद क्या करेगा, वही करेगा। और फिर हम बोलते हैं कहाँ से ये सिक्कर आया, इतना गुस्सा कर लिया, कहाँ से सिक्कर आया, एक जगह शांति से नहीं बैठता है, कहाँ से सिक्कर आया, अरे कहाँ से आया, उसमें उसकी गलती थोड़ी है, अंदर आप ही सिखा रहे थे उसको, हमें पता ही नहीं चला। और कोई जानबूझ के नहीं कर रहे थे, लेकिन पता ही नहीं था कि ये सबका असर उसके ऊपर होने वाला है। अभी हम देखते हैं ऑटिज्म, हाँ, जो तारे जमीन पर मूवी में हमने देखा, जो ईशान था उसको डिसलेक्सिया था, जो बाकी बच्चे थे मेंटली चैलेंज बच्चे, ये सारे आज 2 साल के बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है ना। एक तो वो बहुत शांत बैठा हुआ है, ऑटिज्म है, हाँ, ADHD है, और तभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये बच्चा ऐसे है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय माँ की मेंटल स्टेट ऐसे थी। अभी उसमें उस बच्चे की क्या गलती है, अभी 2 साल का बच्चा स्कूल भी नहीं गया, नहीं तो पेरेंट्स का एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, क्या करे स्कूल में अभी इतना स्ट्रेस है, अरे 2 साल के बच्चे को कोई एडमिशन देगा ही नहीं। लोअर लिमिट क्या है, LKG का 2.5 years, उसके पहले तो एडमिशन नहीं है। तो इसीलिए हमें इन सभी बातों को, है ना, थोड़ा सा समझना जरूरी है। और इसीलिए जब मैं ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आई तो सबसे पहले बना, मुझे लगता है परमात्मा ने मुझे इसीलिए सिलेक्ट किया, है ना, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू गई 2009 में। तब तक मैंने ना ही ब्रह्मा कुमारी सुना था, ओम शांति सुना था, और वहां पे मैं प्रोजेक्ट सुन रही थी। तो एक जो प्रोजेक्ट मैंने वहां पे सुना वो था CAD प्रोजेक्ट, करोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट। जो हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको आज के डेट में ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी बाईपास, है ना। तो ऐसे, लेकिन कोई काफी लोग होते हैं जो एंजियोप्लास्टी बाईपास अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई डरते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर क्या सोल्यूशन है। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको कहते हैं करोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी के ग्लोबल हॉस्पिटल जो माउंट आबू में है और DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके डायरेक्टर कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई भी बात ऐसे हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट 1998 में बना, और ये केस में प्रोजेक्ट में 1-2 पेशेंट्स नहीं है, हमारे पास अभी मोर देन 10,000 एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड केसेस है, जिससे हमने विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास जिनको ठीक किया। माना इन लोगों को क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहां पे 1 वीक के लिए रखते हैं। सपोज मान लो हस्बैंड को हार्ट अटैक है, तो हस्बैंड के साथ वाइफ को जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को जाना है, दोनों एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो वो दोनों को वहां रखते हैं और उसके वजह से फिर उनको पूरा डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सारा सिखाया जाता है, और 1 हफ्ते के अंदर उनमें सारे चेंजेस आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेड। फिजिकल लेवल पे उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जो है सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते हैं। और ये रिसर्च डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोऑर्डिनेट करने वाले थे, ऐसा ही कोई रिसर्च नहीं था। तो जोरदार तालियां एक बार ब्रह्मा कुमारी का मेडिकल जो डॉक्टर ये रिसर्च करते हैं उनके लिए। तो ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये कहते थे कि यदि खोल दिया होता दिल अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। फिर क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो, करनी पड़ेगी। तो ब्लॉकेजेस यहाँ आने से पहले यहाँ आते हैं, मन में ब्लॉकेजेस है। ये ब्लॉकेजेस जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होने वाला है। हमने यहाँ ठीक किया, एंजियोप्लास्टी किया, बाईपास किया, वापस होगा। और इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं देखो ध्यान देना, लाइफस्टाइल को चेंज करना, नहीं तो वापस हो सकता है। क्यों? लेकिन डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि इस मन के ब्लॉकेजेस कैसे खोलना है। इसके लिए वो वैद्यनाथ स्वयं आता है, परमात्मा आकर ये बताता है कि ये मन के ब्लॉकेजेस हमें कैसे खोलने हैं। तो ये रिसर्च जब मैंने सुना तो मेरे सामने परमात्मा ने पूरा पिक्चर दिखाया
कि यहाँ जैसे हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, जो गर्भ में बच्चा है, जो गर्भ में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो आज ठीक नहीं है, इसीलिए बच्चों को तकलीफ है, इसीलिए ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। और जो बच्चे ही हमारा कल का भविष्य है, वही हमारा भारत है, वही हमारा विश्व है। तो यदि हम चाहते हैं स्वर्णिम भारत, यदि हम चाहते हैं एक ऐसी सतयुगी दुनिया हो जहाँ सुख हो, शांति हो, खुशी हो, प्यार हो, तो हमें ऐसे बच्चों को इस दुनिया में लेकर आना है जो शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो। अब ये करेगा कौन? ये तो माताओं को करना होगा। अभी माताओं को बताएगा कौन? ये तो डॉक्टर्स को बताना होगा, घर वालों को बताना होगा। और वहां ये प्रोजेक्ट बना। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे कोई मनुष्य आत्मा ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, स्वयं परमात्मा ने गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट बनाया। तो परमात्मा ने विजन दिया। अभी क्या हो रहा है, जब आप गुस्सा करते हो, जब आप नाराज होते हो, तो उसको लगता है कहाँ मैं जेल में फंस गया हूँ। और जब आप खुश रहते हो, बहुत प्यार से, शांति से, उसको क्या महल है, ऐसे यहाँ ही मैं रहूं, है ना। तो गर्भ महल, तो गर्भ महल का हमें निर्माण करना है। तो इसके लिए हमें इन बातों को समझना जरूरी है। तो ये प्रोजेक्ट तभी बना 2010 में, और ये प्रोजेक्ट G20 तक गया। आप सभी आते हो, भले आप 6 लोग 10 लोग हो, तो भी मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से G20 तक जाता है। आप ये प्रोजेक्ट आपके वजह से हमारे प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जब वो गवर्नर थे 2018 में, तभी पूरा 2 घंटा ये प्रोजेक्ट सुना उन्होंने। हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी हो, हमारे भारती पवार हो, आयुष मिनिस्टर जैसे श्रीपाद नाइक जी हो, मुझे ये आपको बताना है कि ये प्रोजेक्ट उस लेवल का है। तो ये नेशनल लेवल पे हमारे फॉक्सी के साथ, जो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गायनेकोलॉजिस्ट की, उनके साथ मिलकर पूरे भारत में हम करते हैं। और विशेष इसका, जैसे कोविड में हमने ऑनलाइन सेशंस चालू किए, तो ये डेली ऑनलाइन सेशंस चलते हैं। तो आप में से जो अटेंड नहीं करते हैं, आप जरूर ये डेली ऑनलाइन सेशंस अटेंड करना। रोज रात को 8 बजे, संडे 11 बजे इसके सेशंस होते हैं, और एक ही इसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड होता है। तो ये सेशन आपको अटेंड करना है। इसके वेबसाइट जो है divinegarbhasанskar.in, फिर इसका जो जैसे यूट्यूब चैनल है डिवाइन गर्भ संस्कार, उसके ऊपर काफी सारे रिकॉर्डेड सेशन है। क्योंकि देखो अभी 3 घंटे में हम पूरे 30 दिन का है, ये पूरा एक 1 मंथ का प्रोग्राम है, तो वो उतना कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या क्या लेते हैं, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, ये सारा वहाँ अलग अलग 1-1 घंटे के सेशन है। क्योंकि अभी हम सभी क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एम्पावर्ड हो। तो उसके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए ना कुछ। तो सॉल्यूशन क्या है? फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या ध्यान देंगे? फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या ध्यान देंगे? क्या देंगे? डाइट और एक्सरसाइज, इन 2 बातों का ध्यान देंगे। तो डाइट का पूरा सेशन तो आप वहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस और डेली जो होते रहते हैं वो सुनना। लेकिन 2-3 बातें मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। डाइट के बारे में आप सभी ने सुना है, जैसे हमारा अन्न होता है वैसे हमारा मन होता है, और वैसे ही हमारा जीवन होता है। जैसे हमारा पानी होगा वैसे ही वाणी होती है, जैसे हमारा आहार होगा वैसे ही विचार, वैसे ही व्यवहार होता है। और इन बातों को हम इंडियन कल्चर में समझते थे, लेकिन साइंस ने इसमें रिसर्च किया। साइंस ने क्या किया? डॉक्टर मसारो इमाटो, इन्होंने काफी सारा रिसर्च किया। जैसे पानी के ऊपर रिसर्च किया, पौधों के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर। तो एक रिसर्च में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे ग्लास है, मान लो 2 ग्लासेस रखे हैं, एक के ऊपर लेबल लगाया मदर तेरेसा और दूसरे ऊपर लेबल लगाया हिटलर, या एक के ऊपर लेबल है प्यार, दूसरे ऊपर है नफरत। अभी ये पानी किसी को पीना नहीं है, दोनों में एक ही, ऐसे नहीं कि मदर तेरेसा ने पिया हुआ पानी रखा है और हिटलर ने पिया हुआ, ऐसे कुछ नहीं है। पानी पानी है ना। और एक ही रूम टेम्परेचर, ऐसे नहीं कि एक एसी में है, एक गर्मी में है, नहीं, दोनों एक ही रूम टेम्परेचर में हमने रख दिए हैं। और फिर रिसर्च में क्या किया गया, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मान लो 20 लोग हैं, तो 20 लोगों को उसके ऊपर जो लेबल लगाया हुआ है वो मन ही मन रिसाइड करना था, प्यार और नफरत, या मदर तेरेसा, हिटलर। फिर हम सभी लोग चले गए। फिर क्या किया, दोनों उस वाटर में से या ग्लास में से एक एक पानी के बूंद को लिया गया, वाटर ड्रॉपलेट। फिर उसको क्या किया गया, जैसे हमारा लैब है नीचे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, तो एक एक बूंद को उस स्लाइड पे रखा और उसके फिर हमने फोटोग्राफ्स लिए हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से। तो क्या लिखा गया, जहाँ प्यार लिखा हुआ था या मदर तेरेसा, तो क्या हुआ, वहां सुंदर रंगोली के जैसे इमेजेस।
और जहाँ पे एडोल्फ हिटलर है या नफरत है वहाँ ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। अब ये पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? पानी बाहर है। अभी इसके ऊपर असर किसका हुआ होगा? सब कंडीशंस तो सेम थे, तो असर किसका हुआ होगा? जो हम सोच रहे थे उस सोच का असर कहाँ हुआ? उस पानी के ऊपर। अब ये पानी बाहर है, बाहर इतना असर हो रहा है तो हमारे शरीर में कितना असर होता होगा? होगा कि नहीं होगा शरीर के ऊपर असर? अभी हमारे शरीर में 70% वाटर। बेबी कहाँ है? मैंने कहा बेबी पानी के अंदर, पानी में है। पानी तरल तत्व है, जो आप सोचोगे उसका असर पानी से फास्ट होता है। इसीलिए देखो जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो सत्यनारायण की पूजा है तो क्या बोलते हैं पंडित जी, वो तीर्थ लेकर आना, है ना? तो वो तीर्थ के ऊपर क्या जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं तो वो क्या करता है? पानी, है ना? इसीलिए आप देखेंगे वाटर टॉक, आप गूगल पे डालेंगे ना वाटर टॉक नाम से, तो पानी बात कर रहा है ना? सब पानी के अंदर वो एनर्जी जाती है। और जो पानी हम पिएंगे, इसीलिए काफी बार बोलते हैं ना कुठल्या गावचं पाणी प्यायला रे तू, हाँ तो क्यों बोल रहे कौन से गांव का पानी पीकर आया है? क्योंकि वो सब उस गांव के जो वाइब्रेशंस है वो उसमें ट्रैप होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या सोचना है, इससे ये क्यों बता रही हूँ। और जैसे इंडियन कल्चर में देखो प्रसाद की जब बात आती है, अभी हम सभी लोग सूजी का हलवा, मराठी मध्ये आपण शिरा म्हणतो, है ना? तो हम तीनों जगह हमने शिरा बनाने के लिए दिया। तो एक बहुत प्यार से क्या हुआ, माँ ने अपने बच्चों के लिए बनाया, और एक शिरा बनाया गया होटल में और दूसरा बनाया गया प्रसाद के लिए। अभी तीनों जगह हमने सेम इंग्रेडिएंट लिए, तो तीनों जगह का टेस्ट सेम होगा क्या? नहीं, तीनों जगह का टेस्ट अलग होगा, है ना? जो मम्मा ने बहुत प्यार से बनाया वो भी टेस्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्टी क्या है? प्रसाद के लिए। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर परमात्मा की याद में बनाया जाता है। तो हम 3 बार तो खाते हैं कम से कम, प्रेगनेंसी में 4-5 बार हो जाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, पानी पीते हैं 5-6 बार। तो ये सभी समय हमें प्रसाद या फिर तीर्थ बनाने की विधि क्या है? जब जो भी खाना ईश्वर परमात्मा की याद में बनाते हो या खाते हो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी खाना हम बनाते हैं तो बहुत प्यारे से परमात्मा के सॉन्ग आप चालू रखना, है ना? बहुत प्यार से आप परमात्मा की याद में बनाना। कभी भी खाना बनाते समय हमें गुस्से से नाराज होकर कुछ भी है, आप 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठो, फिर किचन में चले जाना। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके वजह से आपके घर वालों को तकलीफ हो। चाहता है क्या कोई नहीं चाहता है। यदि आपने क्या होता है, देखो जैसे अभी एग्जाम्स तो खत्म हो गए, लेकिन जब एग्जाम्स का समय होता है मम्मा बहुत प्यार से मिल्क भी देती है, उसमें बादाम भी डालेगी और उसमें कोई बोलने का भी डालेगी और उसको, है ना, घुमा रही है स्पून को और फिर सोच रही है पूरा साल तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है। और यदि भले उसने नहीं भी किया है लेकिन आपने नहीं उसने जितना पढ़ा है ना वही आएगा, उसका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत परफेक्ट हो रहा है उसका, तो क्या होगा, उसका असर वहां होने वाला है। तो इसीलिए हमें इन बातों को समझना है। हमारी जो माइंड स्टेट है उसका असर कहाँ हो रहा है, आप जो खाना बना रहे हो, जो खा रहे हो। इसीलिए क्या याद रखना है, क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खिला रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस भाव से उसे बना रहे हो, किस भाव से उसे खा रहे हो, किस भाव से उसे खिला रहे हो। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। विधि क्या है, अभी पानी का ग्लास आएगा, सभी एक्सपेरिमेंट करो ऐसे, है ना, पकड़ लो कि ये पानी का ग्लास है, सभी हाथ में पकड़ लेना, ऐसे अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पानी का ग्लास, सभी हाथ में पानी का ग्लास पकड़े, ऐसे पानी कैसे पकड़ते हैं, पकड़ लीजिए और फिर बहुत प्यार से उसको दृष्टि देना, ईश्वर परमात्मा को याद करें और देखें परमात्मा से वो शक्तियाँ, परमात्मा शांति, वो परमात्मा पवित्रता, प्यार इस पानी में प्रवाहित हो रहा है। ये पानी भी बहुत पवित्र बन रहा है और इससे मेरे अंदर वो शक्ति, वो प्यार, वो पवित्रता प्रवाहित हो रही है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। और फिर पानी देना, कितना समय लगा, 30 सेकेंड्स। तो ऐसे ही पानी आया नहीं, पानी, जूस, फ्रूट जो भी आप ले रहे हैं, ईश्वर कम से कम 5 बार पानी लेते, आधा मिनट याद किया तो भी कितना हो गया, 2-3 मिनट हो गया। 3 बार भोजन कर रहे हैं,
8 बारी टोटल हो गया, तो 5 मिनट परमात्मा की याद होगी। सिंपल है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें समय ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाएगी बेबी को, क्योंकि उस अमनियोटिक फ्लूइड से बेबी को शक्तियां जा रही है, वो बेबी को वो एनर्जी जा रही है। तो ये खाने के ऊपर हमें ध्यान देना है। फिर खाने में हमें क्या क्या लेना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, स्प्राउट्स, ये हमारे खाने में आना चाहिए। ग्रेन्स में प्रेफरेबली जवार, बाजरी, नाचनी ये लेना है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड है ना, बादाम और अखरोट भी भिगो के रात को हमें वो लेने हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्योंकि हमें कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। पनीर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, पानी अच्छी मात्रा में लेना है। तो ये सारा हमारे खाने में आना चाहिए। खाने में क्या नहीं आना चाहिए, 4 वाइट पॉइजन्स हमें कम करने हैं। शुगर, सॉल्ट, घी, मैदा, मैदा मतलब सब बेकरी प्रोडक्ट, ये हमारे खाने में कम आना चाहिए, ना के बराबर। और नॉनवेज डाइट, फास्ट फूड ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फास्ट फूड माना जैसे आपके डोनट्स है, बर्गर है, हॉट डॉग है, चिप्स है, ये सारा हमारे खाने में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। नॉनवेज हमारे खाने में नहीं आना चाहिए। तो ये पूरा डाइट रिलेटेड जो भी सेशंस है वो आपको पढ़ना है। फिर इसमें पूरा डाइट का चार्ट दिया हुआ है, खाते समय आपको क्या क्या सोचना है वो दिया हुआ है। तो ये ऐसे डाइट का चार्ट दिया है, आपको कितने बजे क्या खाना है, कौन से दिन क्या खाना है। और जो एनर्जी की बात हो रही थी, तो ये आपको इस डाइट इसमें पूरा मिलेगा। फिर आगे था एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें क्यों करना है बताइए। एक्सरसाइज हमें करना है क्योंकि हम सभी चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, है ना। आजकल क्या हो रहा है, वर्किंग वुमन, आप जॉब पे जाते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, जल्दी शादी, जल्दी प्रेगनेंसी होगा। अब घर का कामकाज कर रहे हो, झाड़ू पोछा बर्तन है ना, ये सारा। अभी क्या होता है, ये काम नहीं किया जाता, लेट मैरिजेस होते हैं, लेट प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि आपने पढ़ाई पढ़ी तो आप जॉब करते हो। तो उसमें जैसे एज एडवांस होगा, आपकी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी अफेक्ट होती है। आपने उठने का बैठने का कोई काम ही नहीं किया, तो आपका पेल्विस ओपन ही नहीं होता है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए बेबी का हेड एंगेज होना चाहिए, पेल्विस ओपन अप होना चाहिए। जैसे हम लोग डक वॉक करते हैं, माना जो हम पोछा लगाते हैं, तो वो वैसे हम करते ही नहीं है। तो वो फिर एक्सरसाइज की रीति से हमको पढ़ाना सिखाना पड़ता है, जिससे फिर पेल्विस ओपन होता है तो हेड एंगेज हो जाएगा। हेड एंगेज होगा तभी आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस होता है। तो एक्सरसाइज हमें क्यों करना है, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। प्राणायाम करना है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, यूट्रस बढ़ता है, आपकी लंग कैपेसिटी कम होती है और आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो आपने यदि प्राणायाम नहीं किया तो आपका लंग कैपेसिटी कम हो गया, तो आप थक जाते हैं डिलीवरी के समय। हाँ, जब भी हम कहेंगे कि अभी आपको सांस पकड़ के रखना है ना, और उसके बाद जो करना है, तो ये सारा जब आपको डर किस बात, जब भी जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं रहता है, उसका आपको डर रहता है। तो जो बातें, इसीलिए देखो, जैसे अभी हमारा 10th 12th का पहले एग्जाम होता था, अभी इतना कुछ 10th 12th का भी एग्जाम का नहीं रहा, तो हमें हॉल टिकट आता था। तो हम क्या करते थे, वो स्कूल में जाते थे, वो टेबल पे हम लोग बैठकर देखते थे, अच्छा मुझे यहाँ बैठकर एग्जाम लिखनी है, तो हमारे मन से वो डर चला जाता है। तो उसके लिए हम करते हैं। और आज यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचोगे वैसे होता है। तो अभी क्या होता है, आजू बाजू में इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, तो हम सोचते हैं अरे मेरा तो सीजर नहीं होगा। तो जैसे आप सोचोगे वैसे होने वाला है। तो आपको क्या करना है, तो पहले खुद को तैयार करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। यदि नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आपको पता नहीं तो डर रहेगा। तो हम बताते हैं कि जहां आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप वहां जाकर उस लेबर रूम को, उस लेबर टेबल को देख के आओ, वहां लेटो, वहां पूछो सिस्टर को मुझे क्या करना होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। और तभी आपको बोलेंगे अभी पैर पकड़ना है, सांस रोकना है और नीचे जोर करना है, कभी किया ही नहीं, तो फिर वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए इसका हमने पूरा वीडियो बनाया है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम। तो मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके लिए फिर हमने कमेंट्री बनाई हुई है। तो इसमें, इस बुक में पूरा वो सारा कमेंट्री दिया हुआ है। देखो पूरी कमेंट्री दी है, लेबर के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वो दिया है, क्या क्या आपको एक्सरसाइज करना है।
वो सारे एक्सरसाइज दिए हैं, इसके सारे सेशंस लिए जाते हैं और ये सारे सेशंस आपको योगा टीचर, फिजियोथेरेपी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको ये सारे सेशंस लेते हैं। तो जब आप ये विजुलाइज करेंगे तो ऐसे होता है। तो अभी हम ये ऐसे सेशंस लेते हैं तो हमारी माताएं भी बहुत स्मार्ट है। मैंने कहा कि एज यू थिंक यू बिकम, तो वो सोचती है कि मैंने कहा नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसे सोचने से नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो वो क्या देते हैं संकल्प, पता है, मेरी तो कम समय में नॉर्मल डिलीवरी होगी, मतलब भैया एक के ऊपर एक फ्री, नॉर्मल डिलीवरी भी हो और उसके साथ साथ कम समय में। और ऐसे हो रहा है क्योंकि एज यू थिंक यू बिकम, संकल्प से सिद्धि, हमारे संकल्पों में इतनी पावर होती है। तो हमारे फर्स्ट टाइम जिनकी डिलीवरी है प्राइमरी, उनमें 12 से 18 घंटा 24 घंटा लग सकता है, 6 घंटे में डिलीवरी हो रही है। और ये प्रैक्टिकल अनुभव है। आप डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर माताओं के एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है वो आप देखना। तो इतनी हमारे संकल्पों में शक्ति होती है। तो ये सारा इस बुक में दिया हुआ है, ये अमेजोन पे है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। वैसे 750 उसकी कॉस्ट, लेकिन हम यहाँ पे 500 में ही देते हैं। तो इसमें पूरा जितना भी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, नॉर्मल डिलीवरी, ये सारा इस बुक में पूरे, मतलब आपके पूरे फैमिली के लिए यूजफुल हो जाता है। और 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो जब आप मतलब हिंदी में भी पढ़ेंगे तो उसका हिंदी भी डेवलप होगा, क्योंकि आप बेबी को अंदर कुछ भी कितना भी सिखा सकते हैं। इंग्लिश भी पढ़ेंगे तो ये सारे क्या है, रिकॉर्डेड सेशंस भी है। तो आप उसको डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हैं, डेली के ऑनलाइन सेशन सुन सकते हैं। तो 1 सेकेंड हो गया हमारा एक्सरसाइज। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हमें क्यों करना है, ताकि मम्मा जो है वो मेंटली इमोशनली एम्पावर्ड होगी। तो चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कैसे भी, सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेशन करना छोड़ देंगे। होता क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं, फिर हमें बुरा लगता है। हमने सोचा ही नहीं कि कोई मुझे पूछे, कोई करे, तो मुझे बुरा लगेगा ही नहीं। यदि मैंने सोचा कि अरे मुझे तो इतनी उल्टियां हो रही है, मुझे तो इतना तकलीफ हो रहा है, मैं तो थक गई हूँ, ये लोग समझते नहीं है, ऐसे हमने सोचा और उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया तो आपको बुरा लगता है। आपने सोचा ही नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया तो आपको बुरा नहीं लगता है। और जो हमारे भाई लोग यहाँ पहुंचे हैं उनको भी बता दो, जो हमारी एक्सपेक्टेड मदर्स, गर्भवती माताएं बनती है, तो वो मेंटली कितनी भी स्ट्रांग होंगी ना, तो भी फिजिकल लेवल पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी मूड स्विंग होता है। तो भाइयों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेरा अभी मुझे बात करते समय एक्सपीरियंस याद आया, फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी वॉमिटिंग होती थी और तभी हम टाटा हॉस्पिटल में थे और मेरे हस्बैंड तभी एग्जाम हुए थे, एमडी में थे। और जो हॉस्टल्स होते हैं वहां पे ऐसे सब अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं मिलता है आपको, बाद में तो मुझे मिला था, लेकिन शुरू में जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई तो इतनी उल्टियां होती थी। बेचारे सर ना बकेट लेकर बैठते थे, बकेट ही रख देते थे, भैया जितनी उल्टी करती है करो, फिर जाकर वो बकेट बाहर। तो ये सपोर्ट सिस्टम ना तभी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये सभी को, आपको जो आपके आजू बाजू में प्रेग्नेंट होंगे तो उनके पेरेंट्स को, उनके हस्बैंड को ये समझाना बहुत जरूरी है। तो ये होता है वो सिस्टम में सारे जो चेंजेस होते हैं। और हमारी माताओं को क्या करना है, हमारी माताओं को एक्सपेक्ट ही नहीं करने, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी लोगों के साथ हम रहते हैं, घर में हमारे पास चॉइस नहीं रहता है। अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे पेरेंट्स है ना, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर नहीं आए है ना, तो हम अकेले रहेंगे, ऐसे आपके पास चॉइस नहीं रह सकता है। हो सकता है आपके इन-लॉज आपके साथ है। तो सभी लोगों के साथ रहते हुए सभी परिस्थितियों में मुझे टेक्निक सीखना होगा, मुझे कैसे शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चलेगा वो मेरे बेबी तक पहुँचने वाला है। तो हम जो अभी थोड़ा सा एक्टिविटी का सेशन लेंगे और उसके बाद एंड में मेडिटेशन के बारे में भी हम देखेंगे, ताकि हम यहाँ से इतना एम्पावर्ड होके जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तो भी हम कैसे शांत रह सकते हैं, शक्तिशाली रह सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और थोड़ा सा स्नैक्स भी लेंगे और उसके बाद फिर हम वापस थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। तो आप सभी ने बहुत प्यार से ये सुना, तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप सभी
विशेष हो, आप सभी महान हो, भाग्यवान हो, क्योंकि हमारे बीच में परमात्मा ने एंजल्स माउंट आबू से भेजे। कहाँ से? माउंट आबू, जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेड क्वार्टर है। तो हमारे बीच में हितेश भाई आए हैं, जो बीटेक इंजीनियर जिन्होंने किया हुआ है। तो जैसे इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है बताइए? बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? कौन सा है? बेस, फाउंडेशन। दिखाई देता है क्या? फाउंडेशन दिखाई देता है। इस बिल्डिंग का बाहर से फाउंडेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस फाउंडेशन के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। यदि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, कुछ भी हो जाए, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। लेकिन यदि फाउंडेशन में गड़बड़ है तो क्या होगी? बिल्डिंग अपने कितनी भी अच्छी बनाई, वो कोलैप्स हो सकती है। तो आप वैसे तो इंजीनियर हो, लेकिन अभी सभी के जीवन का फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस फाउंडेशन को बनाने की आप सेवा करते हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस कोच है। जैसे होता है ना कि आप छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, मूड ऑफ, ये क्यों? क्योंकि आप इमोशनली वीक हो। तो कोई तो कोचिंग करने वाला चाहिए जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। उसके लिए थोड़ा ध्यान करना जरूरी होता है, मेडिटेशन करना। इसीलिए वो मेडिटेशन एक्सपर्ट का सेवा कर रहे हैं। चेयर के थोड़ा सा केवल, ठीक है, मैं आ सकता हूँ, उठे। आइए हितेश भाई आप। और तो हितेश भाई हमारे स्पिरिचुअल गाइड है, मेडिटेशन एक्सपर्ट है। दोन्ही बाजूला तुम्ही प्लास्टिकच्या चेअर ठेव, एकमेकांसाठी प्लास्टिकच्या चेअर। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अमर भाई आप आइए यहाँ, चेयर दीजिए। चेयर नीलेश भाई को नीलेश भाई आइए। तो हितेश भाई है, तो आप सभी के लिए देखो परमात्मा ने यहाँ रखेंगे तो भी चलेगा। एक मिनट मैं उठूंगी बाद में। तो आप बीटेक इंजीनियर है, और आपने वैसे इंजीनियरिंग का अभी जॉब नहीं करते हैं। सभी के जीवन को आप फाउंडेशन को पक्का करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर। तो जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। और उसके साथ फिर एक को नहीं, दो फरिश्तों को भगवान ने आपके लिए भेजा है। नीलेश भाई आप वैसे बॉम्बे में रहते हैं, और आप भी ये सारे कारपोरेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे सेशंस लेते हैं मेडिटेशन के, और फिर मोटिवेशनल स्पीकर। विशेष कंपनी में कल और आज सेशन लेने के लिए माउंट आबू से आए। नीलेश भाई भी उनके साथ वो सेशंस के लिए ही थे। तो मैंने कहा चलो आज हमारी माताएं भी ये यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर उनसे भी, सभी से थोड़ा सा उनको भी मोटिवेट करना, उनका भी इमोशनल इंटेलिजेंस कोच बनकर उनको इतना इमोशनल, उनका IQ आप परफेक्ट बनाना, ताकि वो जो आने वाले हमारे बच्चे हैं वो इमोशनली स्पिरिचुअल क्वेश्चन है ना, उनका बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बहुत आपका थैंक्स, आप यहाँ पे आए। आपका भी थैंक्स। तो अभी हम दोनों वहाँ बैठेंगे, या ये दोनों यहाँ बैठेंगे, मैं वहाँ बैठूंगी। Om Shanti. Good morning. Happy Sunday. छुट्टी होता है सभी का संडे को।